हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो सभी एलिजिबल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 दिसंबर से इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। बट बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, आपको इसमें कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है, जैसे कितनी पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर्ड है, सैलरी कितना मिलने वाला है, उसके अलावा आपका एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आप ध्यान से वॉच कीजिएगा, इसमें आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस वैकेंसीज के लिए कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर है 630 पदों के लिए भर्ती है, जिसमें से आपका जो कि 526 पोस्ट है वो है आपकी रिजर्व कैटेगरीज और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। उसके अलावा 38 पोस्ट हैं आपकी पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके अलावा 66 पोस्ट हैं एक्स सर्विस मैन के लिए, यानी कि भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो यहाँ पर हम अब कैटेगरी वाइज देखेंगे किसके लिए कितनी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 630 है। अब यहाँ पर जोन वाइज और कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी पोस्ट है, सब कुछ चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कुल कितने जोन है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, उसके अलावा यहाँ पर हसन है, हैदराबाद है, श्रीहरिकोटा है, तिरुवनंतपुरम है। तो यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किसके लिए कितनी पोस्ट है। टोटल पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी 339 पोस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 47 पोस्ट हैं। उसके बाद सेकंड पोस्ट नंबर की हम बात करें जो कि आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, तो यहाँ पर जो आपके जोन है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, हसन, हैदराबाद, नई दिल्ली, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम है। उसके अलावा टोटल नंबर पोस्ट की हम बात करें तो 153 पोस्ट है रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, 10 पोस्ट हैं आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और 15 पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके अलावा पोस्ट नंबर 3 की हम बात करें जो कि आपका अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की पोस्ट है, केवल यहाँ पर बेंगलुरु जोन है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 16 है, एक पोस्ट है पीडब्ल्यूडी के लिए और एक पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद पोस्ट नंबर 4 की हम बात करें जो कि आशु लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, केवल एक जोन है बेंगलुरु। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 14। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, केवल एक पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद हम बात करें सेकेंड लास्ट पोस्ट जो कि है पोस्ट नंबर 5 जो कि असिस्टेंट की पोस्ट है, फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदराबाद जोन है, तिरुवनंतपुरम जोन है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी तरह की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है। सबसे लास्ट है पोस्ट नंबर 6 जो कि पोस्ट है आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, जोन है केवल हैदराबाद। टोटल नंबर पोस्ट 1 है। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी तरह की कोई भी वैकेंसी इसमें खाली नहीं है। अब यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए कितना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इस चार्ट में देखिए आपको 2 कॉलम देखने को मिल जाएंगे। पहला है यहाँ पर पोस्ट नंबर 1, 3 और 5। सेकेंड है पोस्ट नंबर 2, 4 और 6। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले असिस्टेंट और यूडीसी की जो पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो देखिए दोनों के लिए यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आपका सीजीपी है तो आपका 6.32 आपका सीजीपी अगर है ग्रेजुएशन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पोस्ट नंबर 1 और 3 और 5 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको एंड में एक चीज और दी गई है, कंप्यूटर में कार्य करने में निपुणता यानी कि प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 यानी कि असिस्टेंट और यूडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, सीजीपी अगर है तो 6.32 के साथ। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी मिल गया है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो उस केस में अगर आपका डिप्लोमा है वाणिज्य एवं सचिवालय कार्य में, डिप्लोमा अगर आपका है 60% मार्क्स के साथ या फिर सीजीपीए 6.3 के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ में आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है स्टेनोटाइपिस्ट का। तो ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आप ग्रेजुएशन की जगह इसके बेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एंड में बात कर लें पोस्ट नंबर 2, 4, 6 के लिए, तो यहाँ पर आपका 60 वर्ड
पर मिनट इंग्लिश स्टेनोग्राफी होना चाहिए। साथ में उसी तरह से आपका प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कार्य करने में निपुणता, अगर ये चीज आपके पास है तो आप पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 के लिए भी एलिजिबल हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एज लिमिट यहाँ पर कितना है। तो 9 जनवरी 2023 को आपकी जो अधिकतम आयु है, मैक्सिमम एज है 28 साल होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, आयु में आपको छूट मिल जाती है। उस कंडीशन में आपकी जो एज है 31 साल होना चाहिए 9 जनवरी 2023 को। अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको 33 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 साल की आयु में छूट मिल जाती है। अगर आपका 9 जनवरी 2023 को आपकी एज 33 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है एज लिमिट, और साथ में यहाँ पर आपको आयु में कितनी छूट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात कर लें PWD कैंडिडेट, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी तरह की डिसेबिलिटी आपको है तो आप उस कोटे से तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका मिनिमम डिसेबिलिटी 40% है। अगर 40% आपको डिसेबिलिटी है तो आप उस कोटे से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, इसको अप्लाई करने के लिए कितनी फीस आपको लगने वाली है। तो यहाँ पर केवल 100 रुपये इसकी फीस है सभी के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो मैंने आपको बोला था आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ एक हेडिंग दी हुई है कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको अलग अलग एप्लीकेशन करना है और सभी के लिए आपको 100 रुपये फीस आपकी बढ़ जाएगी। मतलब हर पोस्ट के लिए आपकी जो 100 रुपये फीस है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उतनी ही आपकी यहाँ पर फीस भी अलग अलग लगने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि आपकी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम जैसे 11 स्थानों में आपका जो पेपर है, जो एग्जाम सेंटर है वो जाएगा। हालांकि ये बदल भी सकता है या फिर इसको चेंज भी किया जा सकता है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा इसरो। तो फिलहाल यहाँ पर सारे जो एग्जाम सेंटर इतने ही हैं, बट बाद में इनकेस अगर कुछ यहाँ पर बदलाव होते हैं तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा आपका। सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा आपका रिटन टेस्ट, दोनों ही कंडीशन में सभी पोस्ट के लिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि आपके 2 घंटे का होगा। और रिटन टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप आगे की स्टेज के लिए बढ़ पाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो आपका रिटन टेस्ट के बेस में ही होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं रिटन टेस्ट आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दिए हुए 50% मार्क्स आपको लाना जरूरी है रिटन टेस्ट में, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर ओबीसी, ST/SC कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी हैं, तो उनको 40% यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड है। दोनों ही पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं ये सेम है, 50% अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए और 40% रिजर्व कैटेगरीज के लिए। जब आप रिटर्न टेस्ट में इतना परसेंट लाएंगे तभी आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है आपका स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट आपको दोनों ही पोस्ट में होने वाला है। स्किल टेस्ट में मैं आपको बता दूं क्या क्या होगा। दोनों ही कंडीशन में आपका होगा कंप्यूटर का जो प्रोफिशिएंसी है उसका टेस्ट आपका लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 है, स्टेनोग्राफी की जो पोस्ट है, उसके लिए आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, साथ में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा। अब इस कंप्यूटर टेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है वो हम देखें। इससे पहले हम देखेंगे कि आपका जो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रिटन एग्जाम का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से रहेगा। हम बात कर रहे हैं पोस्ट नंबर 1st, 3rd और 5th के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग एबिलिटी, उसके अलावा आपका जनरल नॉलेज। सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके 50-50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, मतलब 50 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट रहने वाला है। कुल यहाँ पर आपका 200 नंबर का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। डिटेल सिलेबस यहाँ से आप नीचे चेक कर सकते हैं, आपको टॉपिक मिल जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। -2.5 यहाँ पर आपकी माइनस मार्किंग रिटन एग्जाम में रहने वाली है।
पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए। तो ये था इसका कंप्लीट सिलेबस जो कि आपका पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए है। असिस्टेंट और यूडीसी की जो पोस्ट है उसका कंप्लीट सिलेबस इस पीडीएफ में आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए रिटर्न एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास केवल 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसिव, उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका रहने वाला है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस और आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके आपके 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 नंबर के। कुल इस तरह से आपके जो 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, 120 यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। -0.25 आपकी यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रहने वाली है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आप नीचे से चेक कर सकते हैं, इसका जो डिटेल सिलेबस है, जो भी यहाँ पर टॉपिक्स आने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस पीडीएफ के माध्यम से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो रिटन टेस्ट के बाद आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा 1, 3 और 5 पोस्ट के लिए। इसको भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। 60% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए और 50% मार्क्स रिजर्व कैटेगरीज के लिए। उसके बाद यहाँ पर 2, 4, 6 जो पोस्ट है, यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपका कंप्यूटर टेस्ट के साथ स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा, तो इसको भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। इसका सिलेबस भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपका 60% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए और 50% मार्क्स रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। इससे पहले हम सिलेबस चेक करें स्किल टेस्ट का, मैं आपको बता दूं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी ना, वो होगी आपकी रिटन टेस्ट के बेस में। मतलब आपका जो लिखित परीक्षा जो होगी उसमें आपके जितना हाईएस्ट आप स्कोर करेंगे उसके बेस में ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आपको अपना पूरा ध्यान लगाना रिटन एग्जाम में। हालांकि यहाँ पर आपको दोनों ही स्टेज क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा वो आएगा आपका लिखित परीक्षा के बेस में, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर स्किल टेस्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है तो वो हम चलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट में आपका असिस्टेंट, यूडीसी और जेपीए की जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो सिलेबस रहने वाला है स्किल टेस्ट में वो काफी सरल है। आपका कंप्लीट यहाँ पर एमएस ऑफिस रहने वाला है, जिसमें आपका एमएस वर्ड रहेगा 35 मार्क्स के लिए। उसके अलावा आपका एमएस एक्सेल रहेगा 35 मार्क्स के लिए और एमएस पावर पॉइंट या रहेगा आपका 30 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपको इसके लिए 60 मिनट का टाइम भी मिलने वाला है। अब यहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो काफी आसान है। यहाँ पर तीनों में ही यहाँ पर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में आपका कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, अंडू कैसे करते हैं, जो भी यहाँ पर इसके फीचर्स हैं, आपका वर्ड फॉर्मेटिंग हो गया, सारी चीजें यहाँ पर जो भी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में रहता है, बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। आप काफी आसानी से इसको सीख सकते हैं। काफी लोगों को ये सारी चीजें आती होंगी। तो सिंपल सा सिलेबस रहेगा, सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप आकर चेक कर सकते हैं और उसकी तैयारी इस पीडीएफ के माध्यम से आप कर सकते हैं। लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। असिस्टेंट, यूडीसी, जेपी और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपका जो बेसिक कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपका स्टेनोग्राफी के लिए क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है, किस तरह से आपका टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपका 300 वर्ड्स आपके रहेंगे, 60 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड होना चाहिए आपकी। 5 मिनट का मतलब 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर वर्ड कैलकुलेट किया जाएगा वो 60 वर्ड पर मिनट कैलकुलेट किया जाएगा। 5 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। टोटल 300 वर्ड आपको टाइप करना है। इस तरह से आपका होगा स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया रिटर्न टेस्ट और आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसका कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप अलग अलग जाके चेक कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी आगे की तैयारी करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके लिए आपको वेतन कितने मिलने वाला है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो 25,500 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी भी यहाँ पर काफी अच्छी है। उसके अलावा आपको काफी सारे यहाँ पर भत्ते भी मिलने वाले, अलाउंसेस आपको मिलने वाले, जैसे कि ट्रेवल अलाउंस, उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आके आप चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपको जो सैलरी आपको मिलने वाली है 25,500 रुपये। अब यहाँ पर सबसे लास्ट हम बात कर लें इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 दिसंबर 2022 से। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 9 जनवरी 2023 रहने वाली है। एप्लीकेशन की जो फीस है उसको पेमेंट करने के लिए आपको अलग से 2 दिन का समय दिया जाएगा। मतलब 11 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई इसकी फीस जो है वो आप पे कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई प्रोसेस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।
फिलहाल मैंने आपको इस वैकेंसी संबंधित सारी जानकारी आपको बता दी है। अगर आपके मन में कोई भी अभी सवाल है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, आपके काम आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।